भैया बहनों, पिछले दिन भूमि उपयोग प्रारूप की जानकारी आप सभी को दी गई थी। आप लोगों ने नोट्स बनाया। कुछ लोगों का नोट्स हमें प्राप्त हुआ, देखकर अच्छा लगा कि आप लोगों ने काफ़ी परिश्रम किया है। आज उसी चैप्टर में दूसरी हेडिंग की तरफ चलते हैं, मृदा संसाधन। मृदा संसाधन संसाधनों का वर्गीकरण करते हुए बताया गया था, उसमें से था एक नवीकरण संसाधन। तो मृदा संसाधन नवीकरण संसाधन का प्रमुख उदाहरण है। मृदा मतलब मिट्टी, मृदा संसाधन नवीकरणीय संसाधन का प्रमुख उदाहरण है। धरातल पर कुछ सेंटीमीटर की गहराई तक मिट्टी पाई जाती है, जिसका निर्माण तुरंत नहीं, यह हजारों वर्ष का परिणाम होता है। इसके निर्माण में जलवायु, तापमान में परिवर्तन, वनस्पतियां, चट्टानें आदि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यानी इनके सहयोग से ही मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, इसको समझने के लिए देखते हैं कि जो भी फसलें, जो भी पेड़ पौधे उगते हैं, उनमें अंकुरण होता है वो पृथ्वी पर ही होता है, और पृथ्वी के जिस भाग में होता है ऊपरी परत, वो मिट्टी ही होती है। मिट्टी से ही यानी हमारा पालन पोषण होता है, भरण पोषण होता है, क्योंकि जो हम खाद्यान्न उत्पादन करते हैं उसी खाद्यान्न से हमारा भरण पोषण होता है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से मिट्टी ही हमारा भरण पोषण करती है। अब अपने देश में जो उच्चावच की विभिन्नताएं हैं, तो निश्चित है मिट्टी की संरचना भी भिन्न भिन्न होगी, क्योंकि जो जलवायु है, पहले ही बताया गया है कि इनके निर्माण में तापमान में परिवर्तन, जलवायु की विभिन्नता, वनस्पतियां आदि अपने महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। तो भारत की जलवायु जो है वो एक जैसी नहीं है। कहीं टुंड्रा जैसी स्थिति पाई जाती है, शीत जलवायु पाई जाती है, कहीं विषुवत-रेखीय प्रदेश जैसी जलवायु पाई जाती है, और कहीं मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो निश्चित ही वहां की मिट्टी में भी समानता नहीं होगी। जब हम मिट्टी का वर्गीकरण करते हैं, मृदा का वर्गीकरण, मृदा का वर्गीकरण जलवायु, तापमान, शैलों के प्रकार आदि के आधार पर मृदा संसाधन को कई वर्गों में बांटा गया है, जिनमें पहला आपका है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी एलुवियल, इंग्लिश में कहते हैं इसको एलुवियल सॉइल। भारत के 40% भाग में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है।
यह मिट्टी भारत की 3 प्रमुख नदी तंत्रों द्वारा निक्षेपित की गई है, जिसमें सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के द्वारा निक्षेपित की गई मिट्टी है, उसी से जलोढ़ मिट्टी निर्मित हुई है। इस मिट्टी में जीवांश के तत्व, क्योंकि नवीन जमा होता रहता है, नदियां अपने बाढ़ के समय विभिन्न अवसादों को लाकर जमा करती रहती हैं, इसलिए यह मिट्टी पोषक तत्वों से युक्त होती है। भारत का समस्त खाद्यान्न इसी मिट्टी में उत्पादित होता है। यह मिट्टी भी नदी तंत्र में परिवर्तन के कारण, अवरोध उत्पन्न के कारण भी 2 भागों में इसको हम बांट सकते हैं। फर्स्ट है नवीन जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी और सेकंड है पुरातन जलोढ़ मिट्टी। ऐसी मिट्टी जो प्रतिवर्ष जिस पर बाढ़ का पानी आता है और नए अवसाद जमा कर जाता है, ऐसी जो मिट्टी निर्मित होती है उसको नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। इस नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है खादर। ऐसी मिट्टी जहां नदियों के बाढ़ का पानी निरंतर पहुंचता रहता है और नवीन निक्षेप जमा होता रहता है, इस प्रकार जो मिट्टी निर्मित होती है उसको नवीन जलोढ़ मिट्टी या खादर मिट्टी कहा जाता है। दूसरा है पुरातन जलोढ़ मिट्टी। इस मिट्टी का भी निर्माण बाढ़ के पानी द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से हुआ है, लेकिन बहुत पहले हुआ है। अब उन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के माध्यम से अपवाह तंत्र में हमने परिवर्तन कर दिया है। विभिन्न प्रकार के बांध बनाए गए हैं, उसके धारा को मोड़ा गया है, जिसके कारण अब वो बाढ़ का पानी उन स्थानों पर नहीं पहुंच सकता है, लेकिन पहले बाढ़ के पानी के द्वारा ही उनका निक्षेप हुआ है। ऐसी मिट्टी को बांगर मिट्टी या पुरातन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। बांगर मिट्टी और सम्मिलित रूप में इसको जलोढ़ मिट्टी या कांप मिट्टी या कछारी मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। कांप और कछारी मिट्टी के नाम से भी इस मिट्टी को जाना जाता है। इस मिट्टी का विस्तार भारत के उत्तर के विशाल मैदान में, समुद्र तटीय इलाकों में और कृष्णा कावेरी के आसपास में भी इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। इस मिट्टी में भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं, जिसमें गेहूं, चावल, गन्ना आदि प्रमुख हैं। यानी जो प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं इसी जलोढ़ मिट्टी में उत्पादित की जाती है। दूसरा वर्गीकरण जो हम करते हैं, दूसरे नंबर पर आता है काली मिट्टी।
ब्लैक सॉइल। इस मिट्टी का रंग काला होता है। काला रंग होने के कारण ही इस मिट्टी का नामकरण काली मिट्टी किया गया है। यह मिट्टी भारत में दक्कन के पठार के आसपास पाई जाती है, जिसमें सौराष्ट्र यानी गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ भाग सम्मिलित है। इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकले हुए लावा के जमने से हुआ है। यह मिट्टी बहुत महीन कणों वाली होती है। सूखने पर, जब गर्मी के मौसम में जब ये मिट्टी सूखती है तो इसके बीच में दरारें पड़ जाती हैं। उन दरारों के माध्यम से नमी और हवा अंदर प्रवेश कर जाती है। लेकिन वर्षा ऋतु में ये मिट्टी बहुत ही मुलायम और चिपचिपी हो जाती है। इस मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है। इस मिट्टी में कपास की कृषि अधिक की जाती है। कपास की कृषि पर्याप्त मात्रा में होती है, इसलिए काली मिट्टी का नाम कपास की मिट्टी भी कहा गया है। कभी कभी प्रश्न आता है कि सूती वस्त्र उद्योग का विकास अधिकतर गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में ही हुआ है, ऐसा क्यों? तो किसी भी उद्योग के लिए कच्चे माल की जहां अधिकता होती है, प्रायः उद्योग वहीं स्थापित होते हैं। और इन क्षेत्रों में, महाराष्ट्र और गुजरात में, कच्चे माल के रूप में कपास ज्यादा मिलती है, इसलिए सूती वस्त्र उद्योग ज्यादा इन राज्यों में स्थापित हुआ। कपास की मिट्टी या काली मिट्टी, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिनको रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी में कपास के अतिरिक्त कुछ मोटे अनाज भी पैदा होते हैं। तीसरा आता है लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी, रेड एंड येलो सॉइल। यह मिट्टी लाल और पीले रंग की होती है। इसमें लोहांश की मात्रा अधिक होती है। भैया बहनों, देखा होगा कि कभी लोहे पर जंग लग जाती है, लोहा बाहर पड़ा है, तो आप लोग जानते हैं कि आयरन ऑक्सीजन से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है, और आयरन ऑक्साइड के विषय में जानते हैं, इसको जंग भी कहा जाता है। और जंग का रंग कैसा होता है? लाल, पीला, भूरा, वो रंग बदलता रहता है। ज़्यादा दिन का हो जाता है तो लाल दिखाई पड़ता है। यानी लोहांश की मात्रा अधिक होने से ये आयरन ऑक्साइड बना लेता है और इसका रंग लाल हो जाता है। भारत में यह मिट्टी, विशेषकर दक्षिण भारत में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्यों में पाई जाती है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है,
उर्वरा शक्ति कम होने। मोटे अनाज का मतलब ज्वार, बाजरा, दलहन और तिलहन की फसलें इसमें उगाई जाती हैं। फिर अगला आता है लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट शब्द जो है ग्रीक भाषा के लेटर से बना है। लैटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर से बना है, जिसका अर्थ ईंट होता है। यानी यह मिट्टी लाल रंग की और मोटे कणों वाली मजबूत होती है, जो तीव्र अपक्षालन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप निर्मित होती है। इस मिट्टी में भी उर्वरा शक्ति कम होती है। उर्वरा शक्ति कम होने के कारण इसमें भी प्रायः मोटे अनाज ही उत्पादित किए जाते हैं। भारत में 1.26 लाख हेक्टेयर में इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। यह मिट्टी मुख्यतः तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा के कुछ भागों में पाई जाती है। इस मिट्टी में मोटे अनाजों में ज्वार, बाजरा आदि फसलें उगाई जाती हैं। अगला वर्गीकरण जो आता है वो मरुस्थलीय मिट्टी। इसको इंग्लिश में एरिड या डेजर्ट सॉइल कहा जाता है। यह मिट्टी भारत के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में बालू के कण ज्यादा मात्रा में होते हैं। यह मिट्टी प्रवेश होने के कारण इसमें नमी की धारण करने की क्षमता नहीं होती है। नमी धारण की क्षमता न होने के कारण यह मिट्टी उर्वर नहीं होती है। इसमें ऐसे पेड़ पौधे उगते हैं जिनको पानी की कम से कम आवश्यकता हो। कटीले वृक्ष, झाड़ियाँ यहाँ वनस्पति के रूप में मिलती हैं और मोटे अनाज के रूप में यहाँ थोड़ी बहुत फसलें भी उगाई जाती हैं, जिनमें ज्वार, बाजरा इत्यादि प्रमुख हैं। और अगला आता है पर्वतीय मिट्टी। या इसको वन मिट्टी भी कहा जाता है, यानी फॉरेस्ट सॉइल। ऐसी मिट्टी पर्वतीय भागों में पाई जाती है। पर्वतीय ढलानों पर इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जिसमें यह मिट्टी मोटे कणों वाली होती है। इसमें कंकड़ पत्थर की मात्रा अधिक होती है। चूना इसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यह मिट्टी चाय की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है, इसलिए इस मिट्टी का दूसरा नाम चाय की मिट्टी भी है।
ऐसी मिट्टी भारत में हिमालय पर्वत के दक्षिणी भागों में, उसके ढालों पर जो वन प्रदेश हैं हिमालय की तलहटी से सटे हुए, उन क्षेत्रों में, तराई के क्षेत्रों में, इधर हिमालय के दक्षिण में द्वार प्रदेश में ऐसी मिट्टी पाई जाती है। ये था भारत में मिट्टियों का वर्गीकरण। भारत में जो विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं उन मिट्टियों का वर्गीकरण था। आशा है कि इसके विषय में आपको काफ़ी कुछ जानकारी हो गई होगी। अब इस चैप्टर में यानी संसाधन और विकास में 2 हेडिंग और बचे हैं, उनके विषय में भी थोड़ी चर्चा कर दे रहे हैं। एक बचा है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास। देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का हम उपयोग करते हैं, लेकिन एक होता है उपयोग, दूसरा होता है समुचित उपयोग। यानी जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करें कि पर्यावरण को नुकसान न हो, यानी इस प्रकार उपयोग करें कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी हमारे वो संसाधन बचे रहें, संरक्षित रहें, ऐसे उपयोग को सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। संसाधनों के इस प्रकार दोहन को सतत पोषणीय विकास कहा जाता है कि हम स्वयं भी उसका उपयोग करें और उसको नष्ट न होने दें, बेकार न जाने दें, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी उसको सुरक्षित रखें। जैसे हम जल का उपयोग करते हैं, अंधाधुंध जल का उपयोग कर लेते हैं, जबकि उस जल को हम विभिन्न रूपों में प्रयोग कर सकते हैं। पीने के पानी में प्रयोग कर सकते हैं, कपड़े धुलने के लिए प्रयोग करते हैं, और वो जल क्या होता है, व्यर्थ चला जाता है। बल्कि क्या करें, उसका चक्रण करके, शोधन करके उसको विभिन्न रूपों में प्रयोग करें, तो वो कई कामों में हमारे आ सकता है। इसी को कहते हैं सतत पोषणीय विकास। फिर आता है मृदा निम्नीकरण। इस शब्द के विषय में, इसके बारे में तो आप जानते होंगे, लेकिन शायद शब्द से अपरिचित हो। मृदा की उर्वरा शक्ति का कम होना ही मृदा निम्नीकरण कहलाता है। सब लोग जानते हैं कि मिट्टी में अगर पोषक तत्व न मिलते रहें, लगातार फसलें उत्पादित करते रहें, तो उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। यानी और पोषक तत्व की कमी हुई तो हमारा जो उत्पादन मिट्टी से है वो कम होता जाता रहा। तो यही जब मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है तो उसे कहते हैं मृदा निम्नीकरण। अब मृदा निम्नीकरण न हो, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मृदा का संरक्षण किस प्रकार हो, इसके लिए हमको क्या उपाय करने चाहिए। तो दोनों हेडिंग बन सकती है, चाहे मृदा निम्नीकरण से बचने के लिए उपाय या मृदा संरक्षण के उपाय। मृदा संरक्षण के उपाय। पहला है कि
मिट्टी के कटाव को रोकना। ऐसी प्रक्रिया, ऐसे क्रियाकलाप हमको करने चाहिए कि जिससे मिट्टी का कटाव कम हो। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं? वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्षारोपण है, मेड़बंदी है, यानी खेत के चारों तरफ ऊंची मेड़ बनानी चाहिए कि जिससे वर्षा के ऋतु में वर्षा के जल के साथ हमारी मिट्टी बह करके अलग न जाए, उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहे। दूसरा है फसल चक्र। फसल चक्र अपनाना, एक ही फसल को बार बार एक ही खेत में न लगाया जाए, क्योंकि कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो नाइट्रोजन ज़्यादा लेती हैं, फास्फोरस कम लेती हैं, और कुछ फसलें ऐसी हैं जो फास्फोरस जिनको ज़्यादा चाहिए, नाइट्रोजन कम चाहिए। तो एक बार अगर हमने ऐसी फसल बो दिया है कि जो नाइट्रोजन ज़्यादा अवशोषित करती हैं, तो दूसरी बार यदि उसमें फसल लगाया जाए तो ऐसी फसल का चुनाव किया जाए जो फास्फोरस ज़्यादा लेती हो। यानी फसलों को हेर फेर करके, अदल बदल करके बोना ही फसल चक्र कहलाता है। तीसरा क्या कर सकते हैं? जुताई की नवीन तकनीक का विकास करना। जैसे हम पहाड़ी क्षेत्रों में जहां ढालू क्षेत्र है वहां हमको समोच्च जुताई करनी चाहिए। समोच्च जुताई। अब समोच्च जुताई का मतलब क्या होगा? ये मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्र है और ये सीढ़ीदार खेत बने हुए हैं, ढाल ऊपर से नीचे की तरफ है। अब अगर हम चाहे इधर से इधर जुताई करेंगे, चाहे इधर से इधर जुताई करेंगे, तो हमारे मिट्टी का अपर्दन होने की संभावना ज्यादा रही। तो ऐसी जुताई करें समान ऊंचाई के समांतर। जैसे यहां ऊंचाई लगभग समान होगी तो इस प्रकार जुताई करें। समान ऊंचाई के समानांतर जुताई करना ही समोच्च जुताई कहलाता है। अगर हम समोच्च जुताई करते हैं यानी समान ऊंचाई वाले स्थानों के समानांतर जुताई करना ही समोच्च जुताई कहलाता है। अगर ऐसी जुताई करते हैं तो मृदा अपरदन होने की संभावना कम रहती है, यानी मिट्टी का कटाव होने की संभावना कम रहती है। पर्वतीय ढालों पर यदि कृषि करते हैं तो सीढ़ीदार खेत बनाए जाने चाहिए। सीढ़ीदार खेत बना करके मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। और क्या कर सकते हैं इसके आगे? अगर बृहद क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है, तो हम कृषि पट्टियों का विकास करके यानी कई भागों में बांट दिया गया, कई पट्टियों में बांट दिया जाता है बड़े क्षेत्र को, और फसलों के बीच बीच में घासें उगाई जाती हैं जिनको कृषि पट्टी कहा जाता है। ये घासें वायु से या जल से होने वाले अपरदन को रोकती हैं। जल निकासी की उचित व्यवस्था करनी चाहिए।
यदि वर्षा, ऐसे क्षेत्र जहां वर्षा ज्यादा होती है, ओवरफ्लो हो जाता है, मेड़ से ऊपर पानी बहने लगता है, ऐसे क्षेत्रों में जल निकासी की इस प्रकार व्यवस्था बनानी चाहिए कि मिट्टी का कटाव कम से कम हो सके। खेतों के किनारे पर छायादार वृक्ष, छाया प्रदान करने के लिए वृक्ष लगाने चाहिए। जैसे काफी और उसकी खेती में, चाय की खेती बागानों की तरफ ऊंचे वृक्ष लगा दिए जाते हैं। अगर वृक्ष लगाएंगे तो क्या होगा, वायु से होने वाला अपरदन है या जल से होने वाला जो अपरदन है उनको रोकेंगे और मिट्टी का कटाव कम होगा। इन सब उपायों को यदि अपनाया जाए तो मृदा का संरक्षण हो सकता है, अर्थात भूमि के निम्नीकरण से छुटकारा मिल सकता है। आज के लिए बस इतना ही। सभी भैया बहन नोट्स तैयार करेंगे। नोट्स तैयार करने के बाद अपने ग्रुप पर भेजेंगे और फिर उसकी समीक्षा की जाएगी कि उसमें कहाँ कमी रह गई है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ।